बच्चों नमस्कार। देखिए, आज हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में फोर्जिंग और स्फीति के बारे में समझते हैं। कम समय में पूरी डिटेल में हम लोग फोर्जिंग और स्फीति क्या होती है, लोहारी और फोर्जिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोर्जिंग क्या होती है, फोर्जिंग किसे कहते हैं। तो फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग एक प्रकार की कार्यविधि या प्रोसेस है जिसमें धातु को पहले खूब लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद हैंड हैमर, पावर हैमर व फोर्जिंग मशीन का उपयोग करते हुए उसको कूटकर, पीटकर या चोट लगाकर एक निश्चित आकार में लाने की विधि को फोर्जिंग कहते हैं। ठीक, अब आता है कि फोर्जिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। तो फोर्जिंग देखिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हैंड फोर्जिंग, एक हो गई हैंड फोर्जिंग, दूसरी हो गई मशीन फोर्जिंग, और तीसरी आती है ड्रॉप फोर्जिंग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हैंड फोर्जिंग क्या है। ये हैंड फोर्जिंग क्या है? हैंड फोर्जिंग क्या होता है? इसके अंतर्गत जाप को सबसे पहले फोर्ज करने के लिए खूब लाल सुरख गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद जाग को जिसमें फोर्ज कर रहा है, जिस जाप को फोर्ज करना है, उसको फिर एनविल के फेस के ऊपर रखकर हैंड हैमर व हैंड फोर्जिंग टूल्स का उपयोग करते हुए एक निश्चित आकार में लाया जाता है। तो ये हो गया आपकी हैंड फोर्जिंग। दूसरा आता है मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग क्या होता है? इसमें पावर हैमर और फोर्जिंग मशीन, इसमें पावर हैमर और फोर्जिंग मशीन का उपयोग करते हुए जाब को फोर्ज किए जाते हैं। तीसरा आता है आपका ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है? जहां पर मास प्रोडक्शन करना होता है, जहां पर भारी, देखिए अगर एक दो जाब फोर्ज करने हैं तो हैंड फोर्जिंग या मशीन फोर्जिंग का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जहां पर मास प्रोडक्शन करना होता है, अर्थात एक ही साइज के, एक ही आकार के बहुत सारे पुर्जों को फोर्ज करना होता है, तो हम वहां पर ड्रॉप फोर्जिंग का उपयोग करते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग का क्या प्रोसेस है? इसमें जिस तरह के जाब को फोर्ज करना होता है, ठीक उसी प्रकार की एक डाई का निर्माण कर लिया जाता है और फोर्ज की जो यथार्थता या एक्यूरेसी होती है उस डाई पर ही निर्भर या डिपेंड करती है। इसके लिए 3 प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। एक कौन सी? हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन, दूसरी प्रेस और तीसरी पावर हैमर। इस 3 प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं ड्रॉप फोर्जिंग में। ठीक है, लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, चाहे हम हैंड फोर्जिंग कर रहे हो या मशीन फोर्जिंग कर रहे हो या ड्रॉप फोर्जिंग कर रहे हो, लेकिन तीनों में ही जॉब को पहले प्लास्टिक अवस्था में लाना ही पड़ता है। ठीक है ना? इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक अवस्था में लाने के लिए इसको लोहार भट्टी या स्मिति फोर्ज तथा बंद भट्टी अर्थात क्लोज फर्नेस में इसको गर्म कर लिया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि फोर्जिंग ताप क्या होता है, फोर्जिंग टेम्परेचर या फोर्जिंग ताप क्या होता है। फोर्जिंग ताप क्या होता है या फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है? फोर्जिंग ताप या फोर्जिंग टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो फोर्जिंग ताप क्या होता है? जिस तापमान पर धातु गर्म होने पर प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है उसे फोर्जिंग ताप या फोर्जिंग टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो फोर्जिंग तापमान क्या है? धातु में कार्बन की मात्रा पर ये डिपेंड करता है। देखिए 1.7% तक अगर जो कार्बन स्टील की है तो उनको तो फोर्ज कर लेते हैं,
अब एक चीज और देखने वाली बात है, यदि धातु को गर्म कम करेंगे तो क्या होगा, फोर्ज करते समय धातु चटक जाएगी या उस पे दरारें आ जाएंगी। और अधिक गर्म कर लेते हैं तो क्या होता है, धातु में पपड़ी जैसी आ जाती है। तो इसके लिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि धातु को हमें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। धातु को इतना लाल सुरख गर्म कर लो कि थोड़ी देर तक उस पर फोर्ज का कार्य हम कर सकें, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ठंडा हो जाए, फिर लाल सुरख गर्म कर लो। तो ये ना हो कि थोड़ा गर्म किया फिर पीटा, तो इससे क्या होता है, धातु आपकी चटक सकती है या उस पर नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकती है। ठीक, तो ये तरीका है फोर्जिंग का। अब आता है फोर्ज किसे कहते हैं। फोर्ज क्या होता है, फोर्ज क्या होता है, तो देखिए फोर्ज क्या होता है। फोर्ज एक भट्ठी का नाम है। फोर्ज एक प्रकार की भट्ठी होती है जिसमें जाब को रखकर गर्म किया जाता है। और ये फोर्ज कितने प्रकार के होते हैं, फोर्ज दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका स्टेशनरी फोर्ज, एक हो गया आपका स्टेशनरी फोर्ज और दूसरा हो गया पोर्टेबल। एक हो गया स्टेशनरी फोर्ज और दूसरा पोर्टेबल फोर्ज। फोर्ज दो प्रकार, फोर्ज क्या है हमने बताया, एक भट्ठी होती है, एक स्टेशनरी फोर्ज और दूसरा पोर्टेबल फोर्ज, दो प्रकार की होती है। अब इसमें आता है स्टेशनरी फोर्ज क्या होता है। तो देखिए स्टेशनरी फोर्ज उसी को कहते हैं, ये भट्ठी क्या है, एक जगह पर स्थित रहती है, ठीक है ना। और ये किस चीज से बनाई जाती है, ये आग की ईंटें अर्थात फायर ब्रिक्स और मिट्टी अर्थात क्ले को मिलाकर ये तैयार की जाती है। ठीक, अब इसमें क्या लगा होता है, देखिए भट्ठी हमने बताया फायर ब्रिक और क्ले से एक भट्टी तैयार कर ली गई, उसके ऊपर एक हुड बना दिया जाता है और हुड के ऊपर चिमनी लगा दी जाती है और चिमनी को वर्कशॉप के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, धुआं वगैरह जो होता है वो वर्कशॉप में ना आवे। ठीक, तो ये और इसके लिए हाँ भट्टी में हवा देने के लिए क्या है, ब्लोअर का उपयोग किया जाता है। और उसके लिए एक हवा जो है भट्टी में पहुंचाने के लिए एक नोजल लगी होती है, नोजल के माध्यम से हवा भट्टी में पहुंचती है और उस हवा को कंट्रोल करने के लिए एक एयर वाल्व भी लगा होता है। तो ये हो गया आपका स्टेशनरी फोर्ज। दूसरा अब आता है पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल फोर्ज को क्या कहते हैं, उसको हैंड फोर्ज भी कहते हैं। और ये एक माइल्ड स्टील की प्लेट्स होती है और इसमें 4 टांगे लगी होती हैं और एक सीट से इसको चारों ओर से बॉक्स नुमा चौकोर या गोल बना दिया जाता है। तो ये हो गया आपकी दूसरी पोर्टेबल फोर्ज के बारे में। अब इसके बाद पढ़ते हैं फोर्ज के भाग कौन कौन से होते हैं, फोर्ज के कौन कौन से पार्ट्स या भाग होते हैं। तो देखिए फोर्ज के निम्नलिखित पार्ट्स या भाग होते हैं, कौन कौन से। पहला तो एक सबसे बड़ा भट्ठी जिसको हर्थ कहते हैं, दूसरा हो गया नोजल या ट्यूरस, तीसरा हो गया पानी की टंकी, चौथा हो गया ब्लोअर हवा देने के लिए, उसके बाद आपका हवा वाल्व जिसको एयर वाल्व कहते हैं, वो हवा को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हुड लगी होती है, उसके ऊपर चिमनी लगी होती है, फिर बेलचे, रैक और पोकर का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्प्रिंकलर है ना, जो हमने बताया था कि भट्टी में अगर जो आग बाहर की ओर भट्टी में देखते हो फैलने लगती है, तो इस कलर के द्वारा उसको पानी द्वारा छिड़काव कर लेते हैं। तो ये जो थे ये थे इसके पार्ट्स के नाम। अब हम लोग पढ़ते हैं भट्टी में प्रयोग में आने वाले कौन कौन से ईंधन होते हैं। तो भट्टी में देखिए 3 प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला ईंधन होता है चारकोल। चारकोल को हम लोग लकड़ी का कोयला भी कहते हैं और इसको साधारण भाषा में कच्चा कोयला के नाम से भी जानते हैं।
अब चारकोल क्या होता है? देखिए, ये लकड़ी का कोयला होता है जो लकड़ी को जलाकर ही तैयार किया जाता है। ये जो लकड़ी का कोयला या चारकोल होता है बहुत आसानी से तुरंत ये आग को पकड़ लेता है और इसकी आंच भी स्पष्ट होती है तथा धुआं व खिंगर वगैरह भी इसमें कम निकलता है। लेकिन क्या होता है, ये तो चीजें अच्छाइयां हैं, लेकिन इसमें कमियां क्या है? परंतु धातु को गरमाने में इसकी शक्ति जो पावर होती है वो बहुत कम होती है और ये शीघ्र ही जलकर समाप्त भी हो जाती है ना। तो इसलिए इसका जो आपके फोर्जिंग शॉप में इसका उपयोग कम किया जाता है। जहां धीमी आंच की आवश्यकता होती है वहां चारकोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है स्टीम कोल। स्टीम कोल क्या होता है? यह कोयला जो है ये कोयले की खानों से खनिज के रूप में हमको प्राप्त होता है और इसको आसानी से ये आंच तो नहीं पकड़ता, आंच ये देर में पकड़ता है, लेकिन जब ये आंच पकड़ लेता है एक बार तो बहुत टिकाऊ होता है और इसकी आंच जो होती है वो स्पष्ट होती है। और लेकिन इसमें क्या है, धुआं और खिंगर जो होता है वो बहुत अधिक निकलता है और भट्टी में कोयला वही प्रयोग करना चाहिए जिसमें सल्फर आदि के तत्व कम हो। वो कोयला जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जो ये स्टीम कोल है सबसे अधिक भट्टियों में इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें इसका क्या है, इसमें कोयले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और भट्टी में रख दिए जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, ये आग जो अच्छी तरह पकड़ लेता है। फिर क्या होता है, इसमें हमने बताया कि इसमें राख और खिंगर वगैरह ज्यादा निकलती है, तो फिर पोकर की सहायता से बीच बीच में इसको राख या आप खिंगर कह सकते हो उसको साफ करते रहते हैं, जिससे आग जो है वो स्पष्ट और तेज बनी रहती है। तीसरा फिर आता है आपका कोक। कोक क्या होता है? देखिए, ये कोयला जो है ये स्टीम कोक से ही तैयार किया जाता है, उसको साफ करके या उसको मतलब जो उड़ने वाले पदार्थ हैं उनको हटाकर या उसको साफ करके ये कोक तैयार किया जाता है। इसकी आग बहुत साफ व स्पष्ट होती है और इसमें खिंगर बनने की भी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि हमने बताया कि इसको स्टीम कोल जो होता है उसको साफ करके बनाया जाता है। तो जो आपका कार्बन वगैरह, हालांकि कोयले में कार्बन तो होता ही है, लेकिन फिर भी इसको झाड़ के और साफ कर लिया जाता है, तो इसमें खिंगर वगैरह थोड़ा कम बनता है। परंतु इसको ये जो है आग पकड़ने में काफी समय लेता है और इसका प्रयोग फोर्जिंग वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक माना जाता है। यह मुख्य रूप से ढलाई से बनी हुई भट्टियों में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के। अब हम पढ़ते हैं आग तैयार करने की विधि। आग जो है वो कैसे तैयार की जाती भट्टी में। तो देखिए, अच्छी आग तैयार करने के लिए सबसे पहले हर्थ या भट्टी को खूब अच्छी तरीके से धो लें या साफ कर लें। ठीक, फिर क्या करते हैं, भट्टी को पहले धोकर उसको बढ़िया साफ कर लिया। फिर भट्टी में हम देखते हैं कुछ दरारें आती हैं, कुछ दरारें हमको दिखाई देती हैं, तो उन दरारों को भरने के लिए चिकनी मिट्टी या फायर क्ले का एक अच्छी तरीके से पूरी में लेप कर लेते हैं। फिर सूखने के बाद क्या करते हैं, ट्यूबवेल के पास एक मिट्टी के तेल से भीगा हुआ कपड़े को उसमें रख देते हैं या काटन वगैरह को और रख दिया, तो क्या होता है, वेस्ट काटन वगैरह रखकर तो ये क्या होता है, आग पकड़ लेती है। फिर इसमें सबसे पहले लकड़ी का कोयला अर्थात चारकोल का उपयोग करते हैं। चारकोल को सबसे पहले उसके ऊपर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, चारकोल या लकड़ी का कोयला जो होता है उसको जब हम रखते हैं तो आग जो है तुरंत पकड़ लेती है। आग पहले तुरंत पकड़ लिया, फिर आग जब पकड़ लेती है फिर क्या करते हैं, उसके बाद स्टीम कोल
स्टीम कोल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं कोयले के और उसको ऊपर तक रख देते हैं। किससे क्या होता है, आग जो है स्टीम कोल हमने बताया उसमें आग टिकाऊ होती है, जिससे आग खूब बढ़िया अच्छी तरह के पकड़ लेती है और कोयला आपका तप जाता है। फिर आग को साफ करने के लिए बीच बीच में पोकर का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे खिंगर वगैरह जो होते हैं वो साफ होते रहें। इस प्रकार एक अच्छी आग को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आग तैयार करने की विधि के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्जिंग शॉप में उपयोग में आने वाले कौन कौन से टूल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है, तो पढ़ते हैं फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करने वाले टूल्स। ठीक, फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। सबसे नंबर 1 निहाई। सबसे पहले निहाई, इसको एनविल भी कहते हैं। अब निहाई का क्या उपयोग है, देखिए फोर्जिंग शॉप में सबसे अधिक उपयोग किसका है, निहाई का। निहाई या एनविल क्या होती है, तो फोर्जिंग करते समय भारी भारी चोटों को लगाने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। तो वो जो मजबूत आधार का प्रयोग किया जाता है उसे निहाई या एनविल कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, इस कैसा बना होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है और इसका जो फेस होता है जिस पर जाप को रखकर और हैमर द्वारा हम इसको कूटते पीटते या चोट लगाते हैं, तो एनविल का जो फेस होता है उस पे एक टूल स्टील की प्लेट को वेल्ड किया होता है और परंतु बीक जो होती है उस पे टूल स्टील की कोई प्लेट नहीं चढ़ी होती, इसलिए वो सॉफ्ट होती, नर्म होती है। और इसका भार या वेट क्या होता है, देखिए एनविल का जो वजन आता है वो भारी भारी एनविल होते हैं, अर्थात 80 किलोग्राम से लेके 300 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। क्योंकि अगर ये हल्का होगा और हम चोट लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये इधर उधर भगेगा। तो इसलिए काफी वजनी एनविल जो होते हैं वो एनविल होते हैं। और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज कहां से लिया जाता है, इसके वर्किंग फेस से लिया जाता है, अर्थात जिस पर जाप को रखकर चोट लगाते हैं वो वर्किंग फेस होती है उसकी विड्थ या चौड़ाई से उसका साइज लिया जाता है। और इसे उपयोग करने के लिए एक स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई आपकी एनविल या निहाई के बारे में। इसके बाद दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक क्या होता है, देखिए स्वेज ब्लॉक पहले तो कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें भिन्न भिन्न आकार के ग्रूव, स्लॉट व आर पार होल बने होते हैं और इसके किनारे पर अलग अलग साइज व सेक्शन की झिरियां या ग्रूव बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग जाब को तोड़ने, मोड़ने व पंचिंग आदि करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और इसे भी एक स्टैंड पर रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है तीसरा उपयोग टूल्स, कौन सा है फोर्जिंग शॉप में उपयोग में आने वाला, संडासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोंग। अब संडासी और टोंग क्या होता है, संडासी क्या होता है, इसका प्रयोग जाब को आग में रखकर, जब जाब को आग में रखते हैं तो उसको गर्म करने के लिए जाब को घुमाते रहते हैं। जाब को गर्म करने के लिए घुमाने का कार्य जो है वो टोंग या संडासी द्वारा किया जाता है।
और ये किस मटेरियल की बनी होती हैं? ये माइल्ड स्टील की और मध्यम कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं और इसके दो भुजाएं होती हैं जिसको एक रिविट के माध्यम से जोड़ा होता है। इसका एक छोर जो होता है वो अधिक लंबा नहीं होता है और जिसमें जबड़े बने होते हैं, जबकि दूसरा छोर जो होता है वो काफी लंबा होता है। और इसका साइज कितना होता है? ये 400 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक साइज में ये आते हैं। अब आता है टोंग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टोंग। तो टोंग देखिए 6 प्रकार के होते हैं। टोंग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें फ्लैट टोंग। फ्लैट टोंग कैसा बना होता है? ये देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है खुले मुंह वाला और दूसरा होता है बंद मुंह वाली। ठीक, अब जो खुले मुंह वाला टोंग होता है उसके बड़े जाबों को पकड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। खुले मुंह वाले से क्या होता है, जो बड़े बड़े जाब होते हैं उनको पकड़ा जाता है, जबकि बंद मुंह वाला जो आपका टोंग होता है, फ्लैट टोंग होता है, उससे छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया फ्लैट टोंग के बारे में। दूसरा कौन सा होता है? साइड टोंग। साइड टोंग का क्या उपयोग है? इसका प्रयोग जाब को जब हम गर्म करते हैं तो जाब को गर्म करने के लिए इसको साइड से पकड़ने के लिए साइड टोंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है हालो टोंग। हालो टोंग क्या होता है? इस टोंग का प्रयोग गोल, षटभुज व अष्टभुज आकार के जो जाब होते हैं उनको पकड़ने के लिए हालो टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा आता है बोल्ट टोंग। जैसा कि नाम से हमें मालूम है, बोल्ट टोंग अर्थात इसको बोल्ट वगैरह को पकड़ने के लिए बोल्ट टोंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 6 आता है एंगल आयरन टोंग। एंगल आयरन टोंग क्या होता है? ये एंगल वगैरह, एंगल आयरन जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए इस टोंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर आता है पिकअप टोंग। पिकअप टोंग क्या होता है? इस टोंग का प्रयोग छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे रिविट हो गए या छोटी सी गोल रॉड हो गई, इनको पकड़ने के लिए पिकअप टोंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपकी संडासी और टोंग के बारे में। अब इसके बाद चौथा टूल्स कौन सा उपयोग करते हैं? उस हथौड़े व घन का प्रयोग किया जाता है। पीटने के लिए हथौड़े व घन माने हैमर और स्लेज हैमर। हैमर व स्लेज हैमर। हैमर का प्रयोग क्या है? मालूम है कि जाब को कूटने, पीटने, ठोकने व चोट आदि लगाने के लिए हथौड़े व घन का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा हैमर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो छोटे छोटे जाबों को अगर हम फोर्ज कर रहे हैं तो उनको कूटने पीटने के लिए 0.5 किलोग्राम से लेके 1.8 किलोग्राम तक के भार के जो हैमर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और ये आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा स्ट्रेट पिन हैमर और तीसरा क्रॉस पिन हैमर। 3 प्रकार के ये हैमर जो होते हैं, ठीक है ना। फिर अब ये तो छोटे जाबों के लिए हो गया। अब उससे बड़े या भारी जाब है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो भारी जाबों के लिए घन व स्लेज हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका भार कितना होता है? ये भारी जाबों को इनको कूटने पीटने ठोकने के लिए काम में लाया जाता है तो इसका वजन अधिक होता है। ये 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक इसका भार होता है। और इसके जो हत्थे या हैंडल होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि इतना वजन का होगा, 10 किलो भार का होगा, तो अगर इसका हैंडल छोटा होगा तो उठाने में बड़ी
परेशानी आएगी। तो इसलिए इसके हत्थे या हैंडल जो होते हैं वो भी 700 मिलीमीटर से लेके 900 मिलीमीटर तक के लंबे होते हैं। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक डबल फेस हैमर, दूसरा आपका एक डबल फेस हैमर, दूसरा स्टेट पिन और तीसरा क्रॉस पेन हैमर। 3 प्रकार के ये स्लेज हैमर हो गए। अब मान लीजिए और मोटे और भारी जाबों को ठोकना पीटना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? और भारी जाबों को फोर्स करने के लिए पावर हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और पावर हैमर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया स्प्रिंग पावर हैमर, दूसरा हो गया ड्रॉप पावर हैमर, तीसरा न्यूमेटिक पावर हैमर और चौथा स्टीम पावर हैमर। तो ये हो गए आपके हैमर हुआ घन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल्स यूज में आता है वो क्या होता है? छैनी। छैनी व चीजल। अब छैनी व चीजल क्या होती हैं? देखिए, छैनी किस मटेरियल की बनी होती हैं? ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। और छैनी व चीजल जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती गर्म छैनी अर्थात हॉट चीजल, दूसरी होती ठंडी छैनी अर्थात कोल्ड चीजल। अब सबसे पहले गर्म छैनी क्या होती है? देखिए, फोर्जिंग शॉप में जो उपयोग में लाई जाती है छैनी वो कौन सी होती है? गर्म छैनी या हॉट चीजल। इसका उपयोग जो है फोर्जिंग शॉप या स्मिथी शॉप में किया जाता है। इसके द्वारा गर्म धातु को ही काटते हैं और इसके मध्य में एक हथौड़े की तरह एक अंडाकार होल बना होता है और जिसमें हत्था या हैंडल लगा होता है या लोहे का ग्रिपिंग हैंडल इसमें लगा होता है। इसको हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता क्योंकि इसका उपयोग गर्म जगह होता है। तो अगर गर्म होगी तो वहां क्या होता है? टेम्पर जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इस हैमर को हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता। और इसको क्या करते हैं? इसको कैसे यूज करते हैं? इसको बार बार जैसे गर्म जगह यूज कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत पानी में गए, छैनी को खूब ठंडा कर लिया, फिर यूज करके फिर ठंडा कर लिया। इस तरीके से इसका उपयोग बार बार इसको ठंडा करते रहते हैं। अब इसका कटिंग एंगल कितना होता है? देखिए, इसका कटिंग एंगल जो गर्म छैनी का होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री होता है, जबकि फोर्जिंग एंगल जो है उसको थोड़ा कम रखा जाता है। इसे हॉट चीजल व हॉट सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए आपके छैनी के बारे में। ये हो गए गर्म छैनी के बारे में। अब पढ़ते हैं ठंडी छैनी क्या होती है, कोल्ड चीजल क्या होती है। तो ये छैनी क्या है? ये ठंडी जगह में उपयोग में लाई जाती है अर्थात वर्कशॉप वगैरह में, जैसे फिटर स्टेड हो गई या मशीनिस्ट या टूल रूम, इनमें जो है इसमें ठंडी छैनी व कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। इसका एक सिरा जो है उसको कटिंग एज कहते हैं, जबकि दूसरा सिरा है वो हेड कहलाता है। ये कैसी बनी होती है? ये 4, 6 व 8 पहल की बनी होती है और इसके हेड को 10 से 12 डिग्री तक चेम्फर किया होता है। और ये साइज में कितनी बड़ी आती हैं? ये लंबाई में 150 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक आती हैं और विशेष कार्य के लिए 50 से 100 मिलीमीटर वाली भी छैनी का उपयोग किया जाता है। इसका जो साइज होता है इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? जो कटिंग एज होती है उसकी विड्थ या चौड़ाई से इसका छैनी का साइज लिया जाता है। और इसका कटिंग एंगल ठंडी छैनी का क्या होता है? गर्म छैनी का तो हमने बताया कि 30 डिग्री इसका कटिंग एंगल होता है, जबकि ठंडी छैनी का 60 डिग्री इसका कटिंग एंगल छैनी का रखा जाता है और इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है जिससे इसकी धार कुंद न हो, इसलिए इसको हार्ड एवं टेम्पर कर लेते हैं। ये हो गया आपकी छैनी के बारे में। अब इसके अलावा कुछ और टूल है जैसे हार्डी।
हार्डी का क्या उपयोग है? देखिए, इसके नीचे की जो सैंक होती है वो वर्गाकार बनी होती है, जिसे निहाई के हार्डी होल में फिट करके गर्म व ठंडी धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बॉटम छेनी भी इसे कहते हैं। ये भी एक प्रकार की चीजल है, हार्डी भी एक प्रकार की चीजल है। इसको बॉटम छेनी या बॉटम चीजल कहते हैं, माने तली, तल, बॉटम माने तल, तली छेनी कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और टूल होता है गाउच। अब गाउच क्या होता है? देखिए, ये भी एक प्रकार की कटिंग चीजल ही होती है, छेनी ये भी है, गाउच भी एक प्रकार की छेनी या चीजल है। इसका कटिंग एज जो है वो सीधा ना होकर थोड़ा गोलाई में रखा जाता है और इसका प्रयोग गोलाकार या टेढ़ी मेढ़ी आकार में जो धातुएं होती हैं उनको काटने के लिए गाउच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद और नेक्स्ट कौन सा होता है टूल? इसके अलावा होते हैं पंच। जैसे पंच हो गया। पंच क्या होता है? पंच का क्या उपयोग है? यह ठंडी या गर्म धातु से भिन्न भिन्न आकार व माप के छिद्र बनाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है ना। सॉलिड पंच वगैरह है, इनका उपयोग क्या होता है? धातु पे होल करने के लिए किया जाता है। ये रब होल का बनाते हैं। एक्यूरेसी में तो इनके होल नहीं होते हैं, होल का साइज एक्यूरेसी में नहीं होता, तो रफिंग कार्य के लिए पंचों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पंच भी हैं जो ठंडी या गर्म धातु में भिन्न भिन्न आकार व माप के छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टूल कौन सा आता है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्ट का क्या उपयोग है? देखो, यह गोलाकार हाई स्टील की एक टेपर पिन होती है। इसका प्रयोग क्या होता है? होल का व्यास बढ़ाने के लिए। जो पहले से ऑलरेडी एक होल है या ड्रिल किया हुआ है, तो उस होल को बढ़ाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। या गोल आकार में कोई चीज है उसको बनाने के लिए इस ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। होल को बढ़ाने के लिए या उसको और गोल बनाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फुल्लर, फुल्लर का क्या प्रयोग होता है? देखिए, यह हाई कार्बन स्टील की भिन्न भिन्न आकृति के बने होते हैं और इसका प्रयोग गर्म धातु में गड्ढा आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। फुल्लर का प्रयोग समझ गए? किस मटेरियल का बना होता है? यह हाई कार्बन स्टील की भिन्न भिन्न आकृति या आकारों में बनी होती है फुल्लर, और इसका मेन उपयोग क्या है? इसका प्रयोग गर्म धातु में गड्ढा वगैरह बनाना होता है तो फुल्लर का प्रयोग किया जाता है। ये दो सेट के रूप में आते हैं। एक क्या होता है? एक जो भाग होता है नीचे वाला वो एनविल में फिट रहता है और ऊपर वाले भाग को जब हम दबाते हैं तो क्या होता है? फिट करने के ऊपरी वाले भाग को ड्रा आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नीचे वाला एनविल में फिट कर दिया और ऊपर वाले को जब लगाया तो क्या हुआ? ड्रा आउट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फुल्लर के बारे में। इसके अलावा कौन सा टूल होता है? शंकु, कोन, है ना। शंकु या कोन के बारे में। अब शंकु या कोन क्या होता है? देखिए, इस शंकु का प्रयोग क्या होता है? गोलाकार रिंग को पूर्ण रूप से गोल बनाने के लिए शंकु का प्रयोग किया जाता है। यह कैसी होती है? यह स्टील की एक टेपर की हुई रॉड या पाइप होती है। ठीक है ना। तो ये हो गया शंकु का प्रयोग। अब हम लोग करते हैं फोर्जिंग में किए जाने वाले ऑपरेशन के बारे में। तो फोर्जिंग, अब ये फोर्जिंग शॉप में निम्नलिखित प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे कटिंग। सबसे पहले कटिंग ऑपरेशन क्या होता है?
फोर्जिंग शाफ्ट में धातु को ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में काटने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसे कहते हैं कटिंग ऑपरेशन। कटिंग ऑपरेशन कैसे होता है? तो देखिए, जो पतली धातुएं होती हैं तो उनको क्या है, पतली धातुओं को तो ठंडी अवस्था में ही काट लेते हैं, लेकिन जो मोटी होती हैं धातुएं तो उनको क्या करते हैं, उनको दोनों तरफ छेनी से कट लगा लेते हैं और कट लगाने के बाद उसको मोड़ मोड़ कर तोड़ देते हैं। इसमें कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है। उसका कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य रखा जाता है। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन होता है बेंडिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग शाफ्ट का दूसरा ऑपरेशन बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब धातु को बेंड करना, मोड़ना। धातु की स्ट्रक्चर को बिना नुकसान किए हुए धातु को मोड़ने की विधि को बेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हार्डी पोल, लेग वाइज और एनविल का हॉर्न अर्थात एनविल का जो आगे का हिस्सा बीक होता है उनका प्रयोग इस ऑपरेशन में किया जाता है। लेकिन ठंडी धातु को अगर हम बेंड करेंगे तो इसमें एक नुकसान ये हो सकता है कि ठंडी धातु को बेंड करने पे ये चटक या क्रैक इसमें आ सकता है, ये क्रैक हो सकती है। अगर ज्यादा गर्म धातु को अगर हम बेंड कर देते हैं तो क्या होगा, उसमें पपड़ी आदि आ जाती है। तो ये थोड़ी इसमें देखने वाली बात होती है। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन करते हैं ड्राइंग आउट का। ड्राइंग आउट में क्या होता है, इस विधि में धातु को लंबाई में बढ़ाया जाता है। लंबाई में पीट पीट कर बढ़ाने की विधि को ड्राइंग आउट कहते हैं। इसमें पहले नेकिंग किया जाता है, फिर फुलरिंग किया जाता है, अंत में जॉब को फिनिश किया जाता है। ड्राइंग आउट करते समय एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जॉब को बीच बीच में पलटते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम जॉब को बीच बीच में पलटेंगे नहीं तो धातु क्या होगी, एक जगह या तो दब जाएगी और या फूल जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे शॉक कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद चौथा ऑपरेशन आता है पंचिंग और ड्रिफ्टिंग का। पंचिंग क्या होती है? पहले पंच के द्वारा गर्म धातु में गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार या अंडाकार आदि छिद्र बनाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे पंचिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? और टेपर ड्रिफ्ट द्वारा पंच किए हुए होल को या सुराख को बड़ा करने की विधि को ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो पंचिंग व ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है अपसेटिंग या जंपिंग। अब अपसेटिंग या जंपिंग ये क्या होता है? देखिए, गर्म धातु की चौड़ाई और मोटाई को बढ़ाने की विधि को जंपिंग और अपसेटिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है फुल अपसेटिंग, दूसरी होती है हेड अपसेटिंग और तीसरी होती है सेंटर अपसेटिंग। ये कैसे? पहला फुल अपसेटिंग। फुल अपसेटिंग का मतलब क्या होता है? इसमें जाप को पूरा गर्म कर लिया जाता है और फिर इसे पीट पीट कर मोटाई या चौड़ाई इसकी बढ़ा दी जाती है। उसके बाद दूसरा आता है हेड अपसेटिंग। हेड अपसेटिंग कैसे की जाती है? इसमें एक छोर को गर्म कर लिया जाता है और फिर दूसरे सिरे को एनविल पर रखकर पीट पीट कर उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और मोटाई को बढ़ाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो है सेंटर अपसेटिंग, इसमें जाप को सेंटर में गर्म कर लिया जाता है और एक छोर को एनविल पर रखकर पीटते हैं, जिससे बीच की चौड़ाई जो है, मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। फिर से एक बार थोड़ा इसको और क्लियर कर लो। फुल अपसेटिंग क्या होती है? फुल अपसेटिंग में धातु को पूरा गर्म कर लिया जाता है और फिर उसे पीट पीट कर मोटाई या चौड़ाई में बढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है हेड अपसेटिंग। हेड अपसेटिंग में क्या होता है? इसमें धातु के एक छोर को गर्म कर लिया जाता है और फिर दूसरे सिरे को एनविल पर रखकर उसको कूट पीट कर चोट लगाकर बढ़ाया जाता है। और तीसरा हमने बताया
सेंटर अपसेटिंग क्या होता है, इसमें धातु को सेंटर पे गर्म कर लिया जाता है और फिर इसके एक छोर को एनविल पर रखकर और पीटते हैं, जिससे क्या होता है बीच का भाग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार ये हो गई आपकी अपसेटिंग और जंपिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग कैसे की जाती है, किसे कहते हैं, धातु के दोनों टुकड़ों को फोर्स वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं, एक उचित तापमान तक गर्म कर लेते हैं, फिर बाहरी दबाव देते हुए जोड़ने की विधि को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग क्या हो गया, धातु के दो टुकड़ों को फोर्ज वेल्डिंग ताप तक गर्म कर लिया, फिर उसके बाद बाहरी दबाव देते हुए जोड़ने की विधि को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। इसमें धातु को गर्म करके उस पर फ्लक्स वगैरह डाल देते हैं। फ्लक्स डालने से क्या होता है, जो बाहरी वायु के कारण जो ऑक्सीकृत हो जाता है जब, वो ऑक्सीकृत नहीं होता। इसमें फ्लक्स के रूप में क्या डाला जाता है, इसमें सुहागा जो है वो फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें स्टील को 1075 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। माइल्ड स्टील, राट आयरन व 23% तक कार्बन स्टील को आसानी से हम इसको फोर्ज कर सकते हैं। अब इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो देखिए फोर्ज वेल्डिंग की 4 विधि होती हैं। कौन कौन सी, एक लैप वेल्डिंग हो गई, दूसरा बट वेल्डिंग, तीसरा फोर्ज वेल्डिंग और चौथा टिप जॉइंट वेल्डिंग। ये 4 प्रकार की फोर्ज वेल्डिंग जो है वो होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है छठा, फिनिशिंग। अब फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है, जाब को फोर्ज करने के पश्चात जाब को फिनिश करने के लिए फ्लैटर, फुलर व स्वेज आदि का प्रयोग किया जाता है, और उसमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो रेती या फाइल करके भी जाब को फिनिश किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है रिवेटिंग में इस क्रिया में 2 या उससे अधिक पार्ट्स को गर्म व ठंडी दशा में रिवेटिंग कर ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन आता है ट्विस्टिंग क्या होता है, इसमें धातु को गर्म करके कुछ विशेष कार्य के लिए ट्विस्ट किया जाता है। इसके बाद लास्ट ऑपरेशन आता है जंपिंग में क्या होता है, जाब को पीट कर मोटा बनाने की विधि को जंपिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत जल्दी में शॉर्ट में हमने आपको पूरा फोर्ज और स्मिथी शॉप के बारे में बताया। अब उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब ये इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, फिर नया टॉपिक हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।